सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहां पर होगा? वैक्यूम में, और सबसे लीस्ट वैल्यू कंडक्टर में। ठीक है, कंडक्टर की कहानी कुछ और है, अलग हम अलग कंडक्टर अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा कंडक्टर, उसमें काफी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में। ठीक है, लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम मीडियम में डाल देते हैं तो हमेशा क्या होता है? फोर्स हमेशा कम हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है? देखो, इसका ऐसे तो डिटेल में हम कैपेसिटर वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा फीलिंग लाने के लिए, ताकि अभी बार बार मीडियम डलाएगा तो कुछ अंदर से फील आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो खाली इंट्रोडक्शन के लिए हम बता रहे हैं कि देखो, ये जो मीडियम रखते हैं ना, मीडियम डालने से क्या क्या होता है, क्यों फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका मेन रीजन है पोलराइजेशन। केमिस्ट्री में है क्या? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? हाँ, सेपरेशन ऑफ द चार्जेस बिटवीन, या सेपरेशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द एटम। नहीं, अब देखो पोलराइजेशन का थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं 2 मिनट में। ठीक है, बस मेन रीजन वही है, पोलराइजेशन की वजह से ऐसा होता है। देखो जनरली ये देखो क्या है ना, फील्ड, ये जो कूलम्बिक फोर्स है ये फील्ड फोर्स है। एक पार्टिकल पहले फील्ड जनरेट करेगा और उसी फील्ड के अंदर दूसरा पार्टिकल रखाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, ये फील्ड फोर्स है। पहले एक पार्टिकल पहले क्या करता है? एक फील्ड जनरेट करता है। उसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर किसी दूसरे पार्टिकल को रखेंगे तो जाके उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो जैसे तुम लोग 11th में पढ़ा था कि F बराबर, ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था? F बराबर m गुना E होता है। m क्या होता है? टेस्ट मास, और E क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अरे यार, अरे बोलो, F क्या है? फोर्स, m, और E क्या होता है? हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब E है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सॉरी, E यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। E एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड है, m को टेस्ट मास कहा जाता है। तो जब भी m टेस्ट मास, या m0 ले लो, जब भी m0 टेस्ट मास किसी एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो इतना होगा। जितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड उतना ज्यादा फोर्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो क्या लिखते हैं, F बराबर m0 की जगह Q0 हो जाएगा और E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोर्स। ठीक है, अब देखो ये फील्ड देखो क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी क्या है। देखो सपोज दैट कि मान लो, देखो ये डाइलेक्ट्रिक डालने से, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक का मतलब, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर देखो कितना तरह का मैटर होता है? 3 तरह का। क्या क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर, इंसुलेटर, और यहां पर सारा आइडियल केस के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल केस बोले तो इंडक्टर जिसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, या इंसुलेटर बोले तो, इंसुलेटर बोले तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे इंसुलेटर मीन्स व्हाट? नो, ऐसे तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही है रियली में, बट उसको नेग्लेक्ट करना आइडियल सिचुएशन पे। इंसुलेटर बोले तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर बोले तो इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर भी पढ़ना नहीं है। इंसुलेटर बोले तो, इंसुलेटर बोले तो, कंडक्टर बोले तो इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर भी पढ़ना नहीं है। अब देखो 2 तरह का एटम होता है, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक गोल गोल और एक चपटा वाला। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्लियर। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रखते हैं Q0, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, Q0 के ऊपर फोर्स लगेगा। यहां पर देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल है, अभी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ऐसे हम साइन खाली बता रहे हैं। अगर Q0 पॉजिटिव होगा तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, और Q0 अगर नेगेटिव हुआ तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन पड़ा होगा, तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी के ठीक ऑपोजिट में फोर्स होगा। और यहाँ पर E क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये Q0 रखें, इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो Q0 इंटू E।
बोल क्लियर। लेकिन देखो जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिसके वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक और सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से एक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो जनरेट होगा वो हमेशा ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन की वजह से जनरेट हुआ वो फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो थोड़ा सा वो फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है, मतलब कि न्यूट्रलाइज नहीं, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट को कम कर देता है। तो जैसे ही इफेक्ट कम हुआ तो फील्ड का इफेक्ट कम हो गया तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जितना फील्ड कम होगा उतना फोर्स कम होगा। फील्ड अगर जीरो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो एक एटम ले लेते हैं, एकदम ऐसे गोल वाला एटम जो नॉन पोलर एटम कहलाता है। एटम में न्यूट्रल है कि नॉन न्यूट्रल? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलते हो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव होगा। अब ये प्लस है, न्यूक्लियस बोला जाता है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है, एट द सेंटर, और इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। अब अगर हम मान लो सिर्फ आइसोलेटेड एटम लेंगे तो न्यूक्लियस बीचों बीच होगा, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एकदम बिल्कुल सेंटर पे, और न्यूक्लियस भी कहाँ है, एग्जैक्ट सेंटर पे। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में हाउ मच दूरी, नो दूरी, जीरो। तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो गया, जीरो। डायपोल मोमेंट नहीं है, किसी तरह का सेपरेशन नहीं है, बोल क्लियर, क्लियर। और किसी तरह का उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि हर तरह से सिमेट्री के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट। जब हम इस तरह का ये गोल गोल एटम, दिस इज व्हाट, गोल गोल एटम, नॉन पोलर एटम। Now this non-polar atom, this goal atom, if it is placed in external electric field, तो what will happen? नहीं, ये गोल एटम को अब हम कहाँ रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देख क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे है वैसे तो रहेगा ही, बोल क्लियर। अब उसके बाद ये दिस गोल एटम विल बिकम चपटा इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गोल एटम क्या होगा, चपटा हो जाएगा। इसलिए चपटा होगा क्योंकि ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इस पॉजिटिव न्यूक्लियस पे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। एज ए रिजल्ट बताओ फोर्स किधर रहेगा, प्लस है तो प्लस है, तो पॉजिटिव चार्ज है अगर है तो पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो बोल नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे ये एक्सटर्नल फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे उधर लगेगा। एज ए रिजल्ट दिस गोल एटम विल बिकम व्हाट, चपटा चपटा। क्या हो जाएगा, गोल एटम विल बिकम चपटा चपटा। बोल यहां तक क्लियर। अब इसका पॉजिटिव चाहे राइट लिखें कि लेफ्ट लिखें, अरे बोलो राइट की लेफ्ट, जिधर फील्ड का डायरेक्शन उधर ही पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगे। एज ए रिजल्ट शिफ्टिंग होगा, तो पॉजिटिव चार्ज तेरा इधर शिफ्ट कर गया न्यूक्लियस, क्लियर। और ये जो नेगेटिव चार्जेस है हम सारा एक ही जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके चल रहे हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट इधर, तो नेगेटिव सब मिला के एक ही जगह नेगेटिव चार्जेस वी आर पुटिंग हियर। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। नाउ ये प्लस और माइनस के वजह से इंटरनली एटम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, प्लस से माइनस की ओर। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसका डायरेक्शन हम प्लस से माइनस मतलब इधर दिखा दिए, ईपी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। एक एटम का समझाए हैं, क्लियर। अब मान लो सोचो कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो व्हाट विल हैपन, तो वो डाइलेक्ट्रिक अगर नॉन पोलर है तो ऑल द एटम्स आर इनिशियली क्या, गोल गोल, बिफोर कीपिंग इनसाइड किसके अंदर, ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
वो हमेशा उसका डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से, तो हमेशा इधर होगा कि नहीं होगा। कभी ये माइनस इधर जा सकता है, कभी ये प्लस इधर जा सकता है, क्योंकि ये फोर्स लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसी तरह से शिफ्टिंग होना है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है वो किधर हो गया, ईपी इधर, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर। ऐसे लेट दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई ले लेते हैं। नाउ व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ई और ईपी, बोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट इक्वल टू ई माइनस, अरे बोलो, ई माइनस ईपी। इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया कि नहीं घट गया, नहीं चमका, क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया। अब सुनो कि अगर मान लो ये तो एक एटम पे समझाएं, अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, मान लो ईटा टाइप का जो बिल्कुल इंसुलेटिंग है, कोई रबर ले लेते हैं, कोई और कुछ ले लेते हैं, स्लैब है, वो स्लैब को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देंगे तो व्हाट विल हैपन, तो ऑल द गोल गोल एटम इनसाइड इट विल बिकम क्या, चपटा चपटा। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द मीडियम, all the atoms were goal goal, all the atoms were, but when it is dipped, when it is immersed, when it is introduced inside what, external electric field, so what happened, goal goal atom will become, in every atom there will be external electric field due to polarization। तो ईपी 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 सबका वेक्टोरली ऐड हो जाएगा, तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन विल बी इंड्यूस्ड, नहीं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। अरे चमका नहीं, क्या हुआ, तो बोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे, व्हेन इंसुलेटिंग मटेरियल विल बी इंट्रोड्यूस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी क्या, ई माइनस ईपी। अरे बोलो, तो अंततः जो फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई नहीं लिखे, अब क्या लिखेंगे, नहीं क्लियर हुआ, अरे बोलो, तो क्यू नॉट इंटू ई नेट विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन नाउ पार्टिकल्स, ठीक है, ये फोर्स अब ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये बढ़ा कि घटा, बढ़ा कि घटा, नेट जो है घट गया, तो फोर्स भी नेट क्या हो जाएगा, इसीलिए जो है ये टर्म के आ गया, ठीक है। अब ये के को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैपेसिटर में, बट सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए देखो ये के को कैसे डिफाइन किया गया है। दिस के इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे ये वाला, डिवाइडेड बाय ई नेट, या ई बाई ई नेट को क्या लिख सकते हैं, ई माइनस, ये के आ गया। अब सोचो ये तो हमेशा कम ही होगा, ये हमेशा ई है और ये ई से कम होगा, तो ये जो पूरा टर्म आया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का रेशियो, ये हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। अरे यार क्या होगा, 1 से, तो के का वैल्यू हमेशा 1 से, सोचो कि अगर ईपी 0 होगा तो ई बाई ई कितना होगा, 1। ईपी कब 0 होगा, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कब 0 होगा, सोचिए कि कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम पूरा कंप्लीट है, क्या है, पूरा कंप्लीट वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब क्या होता है, नॉट ए सिंगल पार्टिकल, कोई भी एयर पार्टिकल भी नहीं है, तो वहां पोलराइज होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे यार कुछ पोलराइज होने के लिए वहां पर कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं पोलराइज होने के लिए, तो क्या ईपी टर्म आएगा, नहीं आएगा, तो बराबर ई हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, तो ईपी विल बिकम क्या, 0। नाउ ई बाई ई बचेगा, ई बाई ई, के का वैल्यू क्या आएगा, 1, इसीलिए के का वैल्यू कहाँ लिखा गया, वैक्यूम में 1 हो गया। और कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारा फ्री चार्जेस होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो भयंकर पोलराइजेशन होता है, मतलब जितना चाहो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से फ्रीली रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को अचीव करने के लिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही सारा 0 हो जाता है। ई और ईपी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या हो जाता है, ई माइनस ईपी, ई बराबर ईपी बन जाता है, और ई माइनस ईपी का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाता है, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इंफिनिटी, इसलिए के का वैल्यू इंफिनिटी हो गया कंडक्टर के अंदर। अब जैसा रिच पोलराइजेशन
उतना ही फोर्स का अमाउंट कम होता जाएगा। नहीं चमका क्या हुआ? अरे बोलो बोलो बोलो। अब ये थोड़ा फील लाने के लिए हम ऐसे बताएं, ऐसे पढ़ना बाद में, बट फीलिंग आ जाएगी मीडियम डालने से होता है क्या है। ऑल क्लियर? तो देयरफॉर whenever the charge particle is immersed inside what? Inside medium, so there will be always decrease of force. So force in medium will be what? F vacuum by K. ये K का मतलब समझ में आया? K is what? Dielectric constant. ये सारा ड्रामा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, ग्रेविटेशन में नहीं होता है। क्योंकि ग्रेविटेशन में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ होता है क्या? वहाँ अरे वहाँ पर तो सिर्फ एक ही, ग्रेविटेशन में कोई पोलराइजेशन नहीं होता है। तो दो पार्टिकल है, अगर दो पॉइंट मास है, इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन को ही वैक्यूम में रखो, तो जितना फोर्स वैक्यूम में होगा वही दो प्रोटॉन को अगर कहाँ रख दो, वाटर में, तो उतना ही फोर्स उसमें भी होगा। किसी और मीडियम में रख दो, दूध में रख दो, दाल में रख दो, अमृत में रख दो, व्हाट विल हैपन? फोर्स हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पोलराइजेशन नहीं होता है। लेकिन पोलराइजेशन किस में होता है? चार्जेस वगैरह में। तो चार्जेस वगैरह में चेंज होता रहेगा, ठीक है। जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें फील्ड मतलब फोर्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा चेंज करेगा। नहीं चमका? तो वाई इट इज डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस है मीडियम में। तो इसीलिए ग्रेविटेशन में जो आता है ना, F बराबर G(m1m2) by r²। कैपिटल G को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल टर्म? हाँ, बिकॉज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। वो पार्टिकल को किसी भी मीडियम में रखो, द वैल्यू विल बी ऑलवेज 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। नहीं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मीडियम का अलग अलग ड्रामा डिपेंड करेगा। तो सारे चीज में एक्सपेरिमेंटली बहुत ज्यादा हुआ, और फिर फाइनली K का वैल्यू टेबल में तुमको दिया हुआ रहेगा, इसका इतना लेना है, इसका इतना लेना है, उसका उतना लेना है। बोल क्लियर? फटाक से लिख लो। यहाँ तक क्लियर है? एयर इक्विवेलेंस सेपरेशन, क्या टॉपिक का नाम है? एयर इक्विवेलेंस सेपरेशन। बढ़िया समझना, ठीक है। एयर इक्विवेलेंस सेपरेशन देखो होता क्या है कि जैसे मान लो दो पार्टिकल है Q1 Q2, और ये बिल्कुल मीडियम में ऐसे रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। क्या है? ये मीडियम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। दूरी कितना? R, ठीक है। ये R की जगह T ले लो। T is gap between Q1 and Q2। सो रहा है क्या? कि ध्यान से सुन रहा है? सुन रहा है। तो Q1 Q2 क्या है? दो चार्ज पार्टिकल है, और T क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो और मीडियम के अंदर रखा हुआ है। क्या चीज के अंदर? डर रिस्पॉन्स। क्या चीज के अंदर? तो बोल F मीडियम क्या होगा? Q1 Q2 by 4πε0। K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो बोल यहाँ K भी आ जाएगा। तो K(ε0) इंटू व्हाट? T²। व्हाट इज T? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक। अब देखो सुनो, अगर हम ये दोनों के बीच में मीडियम है, Q1 Q2 के बीच में मीडियम है, ये मीडियम मान लो हटा दिए। मान लो कि सपोज ये बक्सा में रखा हुआ था, कोई ट्रंक में पानी भरा हुआ था, ठीक है, और Q1 Q2 रखे थे, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, 100 न्यूटन का मान लो फोर्स लग रहा था, ठीक। पानी खोल करके हटा दिए, सारा पानी हट गया वहां से, ठीक। सिर्फ Q1 Q2 रह गया, दूरी वही रह गया, ठीक है। अब बताओ दोनों के बीच में पानी हटा दिए या मीडियम हटा दिए, तो फोर्स वही रहेगा कि चेंज होगा? डल रेस में वही रहेगा कि चेंज होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? सोच लो, बढ़ेगा कि घटेगा? मीडियम हटा दो तो फोर्स बढ़ जाएगा, और मीडियम डाल दो तो फोर्स, और हटा दो तो। अब हम चाहते हैं, मीडियम हटा दिए, अब हम चाहते हैं कि वही वाला फोर्स फिर हो दोनों के बीच में जितना पहले था। पहले कितना लेके हम लोग समझे थे? 100 न्यूटन था। अब तो 100 से ज्यादा हो गया कि कम हो गया? अब हम चाहते हैं कि वही 100
न्यूटन फिर से आ जाए, वही Q1 Q2 हो। अब हम डिस्टेंस को मैनेज करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस चेंज कराना चाहते हैं, तो वही 100 न्यूटन वापस अचीव करने के लिए दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन जो है घटा दे कि बढ़ा दे? सोच लो, घटा दे कि बढ़ा दे? अगर घटा दिया तो क्या होगा? और फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 से और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वापस 100 न्यूटन हो, तो दोनों के बीच में क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, डिस्टेंस को बढ़ा देना पड़ेगा। तो मान लो डिस्टेंस अभी t है, हटाने के बाद सपोज ये वैक्यूम है, बोल चमका, और ये क्या है? वैक्यूम। हम वैक्यूम को एयर भी अब यूज करेंगे, क्योंकि एयर और वैक्यूम लगभग बात बराबर है। अब दोनों के बीच में Q1 t रहेगा कि t से ज्यादा? बोलो बोलो, t से ज्यादा। वही Q1 वही Q2 और वही फोर्स हम अचीव कराना चाहते हैं, तो लेट दिस बी R0। कितना? अब F वैक्यूम क्या है? F वैक्यूम Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into what? ठीक, यही वाला फोर्स, जितना फोर्स इसमें हो रहा था उतना ही फोर्स। अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि ये थिकनेस के जगह हम एयर से कितना रिप्लेस करेंगे कि वही फोर्स का वैल्यू एग्जिस्ट करे। इसका मतलब हम सारा बात समझा दे रहे हैं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या है? एफ वैक्यूम। पहले जो 100 न्यूटन था वही 100 न्यूटन अभी भी बना दिए। इसके लिए हम मीडियम हटाने के बाद डिस्टेंस को चेंज करा दिए। क्लियर है? अब एफ मीडियम क्या है? बोलो, एफ मीडियम क्या है? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught K into what? क्लियर? और एफ वैक्यूम क्या है? वही Q1 वही Q2 4 pi epsilon naught but naught is what? R0 का स्क्वायर। अब सॉल्व करके देखो, Q1 Q2 कैंसिल, 4 pi कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कितना आएगा? के टी स्क्वायर बराबर क्या? R0 का स्क्वायर, या रूट के इंटू टी इक्वल टू व्हाट? या R0 बराबर इसका मतलब कि अगर दोनों के बीच में थिकनेस टी हो, ठीक है, और के अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, तो रूट के इंटू टी का वैल्यू जो भी आएगा उतना ही दूरी पर अगर Q1 Q2 को रखो, तो जो फोर्स मीडियम में लग रहा था, जितना अमाउंट का मैग्नीट्यूड का फोर्स मीडियम में लग रहा था, उतना ही फोर्स अब कहां पर लगेगा? एयर में। इसको एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन कहा जाता है। R0 को क्या बोलते हैं? मतलब के और टी के लेकर के इसको बोलते हैं एयर रूट के गुना टी को बोला जाता है एयर इक्विवेलेंस सेपरेशन। ठीक है, मतलब मीडियम को एयर में कन्वर्ट कराने का ये फॉर्मूला हो गया। नहीं, इसको देखो ऐसा कह सकते हैं कि इसको देखो बढ़िया से देखो, सपोज दैट कि एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद हम इसको पूरे टोटल इसका बात क्या मतलब आता है सारा बात समझ में आ जाएगा। देखो, अगर दो पार्टिकल Q1 और Q2 दूरी है दोनों के बीच में, सपोज R, ठीक, दोनों के बीच में फोर्स निकल जाएगा। बट हम लोग क्या किए, दोनों के बीच में एक ऐसे स्लैब डाल दिए जिसका थिकनेस T है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, थिकनेस क्या है? T, किसका? मीडियम का। पूरा टोटल विड्थ का हम नहीं डाले हैं, ऐसा नहीं कि R विड्थ का मीडियम डाले हैं, हम T विड्थ का मीडियम डाले हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। और Q1 और Q2 दोनों के बीच में अब हमको बताना है कि ये दोनों में फोर्स कितना लगेगा, मतलब Q1 पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही Q2 पे लगेगा, Q2 पे जितना है, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है। ठीक, बोलो क्या होगा आंसर? तो देखो कैसे बनाना चाहेंगे। यहां तो कुछ पार्ट क्या है? कुछ पार्ट तो एयर है, ये एयर और ये क्या? मीडियम। एयर वाला हिस्सा कितना है? R माइनस टी। क्या है? R माइनस टी। तो R माइनस टी जो एयर वाला हिस्सा जैसे है वैसा ही रहेगा, बट मीडियम वाला हिस्सा कितना है? T। तो इस मीडियम को हम ना एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम में कन्वर्ट कराने का कोशिश करेंगे।
कि इसका वैल्यूएशन एयर के हिसाब से कितना होता है। जैसे याद करो कैलोरीमेट्री पढ़ा था तो एक वाटर इक्विवेलेंट टर्म आया था, इतना कॉपर बराबर इतना मास होता है, ठीक है। या फिर मान लो ज्यादातर करेंसी क्या चीज में चलता है, डॉलर में, $1 बराबर कितना रुपया, अरे बोलो, $1 बराबर 62 रुपीज। ये तो किसका है, इंडिया और ठीक, चाइना का कुछ और है, जापान का कुछ और है, बांग्लादेश का टका, उसका वैल्यूएशन कुछ और है, उसका उतना टका बराबर कुछ और डॉलर, $1 बराबर उसका कुछ और है। पाकिस्तान का पता नहीं, पाकिस्तान का होता भी है कि नहीं, होता है क्या है? उसका भी वही होता है, उसका भी वैल्यूएशन वही की है। खैर जो भी हो, अब सुनो, मतलब देखो इंडिया वाला का वैल्यूएशन अलग, चाइना का अलग, एक ही मतलब स्टैंडर्ड है तुम्हारा डॉलर, सबको डॉलर में बदल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर तुम लोग ऐसा सोच सकता है कि इसका वैल्यूएशन हम किससे कराएंगे, एयर से। नहीं चमका क्या हुआ, ये ऑलरेडी कुछ एयर है तो उस एयर में छेड़छाड़ नहीं करना है, जो मीडियम वाला पार्ट है उसका वैल्यूएशन एयर से कराना है। कैसे कराएंगे, तो अगर टी थिकनेस का मीडियम हो और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो उसका वैल्यूएशन इतने के बराबर होता है। नहीं चमका क्या हुआ, अगर टी थिकनेस क्या क्या हो, मीडियम, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, के, तो उसका जो एयर में जो वैल्यूएशन आता है वो वैल्यूएशन इतना होता है। नहीं, $2 बराबर 120 रुपया, $3 बराबर इतना, पाकिस्तान का इतना, मतलब कहने का मतलब सब स्टैंडर्ड में लाना है। अब देखो सुनो, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, देख Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात, एयर वाला पार्ट ऑलरेडी, एयर में कोई दाग नहीं है, एयर वाला बताओ कितना है, R माइनस टी, अरे कितना है, तो यहां पर देखो R माइनस टी लिख लेगा, चमका, प्लस एयर वाला हो गया। अब कौन वाला बचा, मीडियम वाला। अब बताओ इसका वैल्यूएशन क्या होगा, √KT। अरे यार इस हिस्सा का, ये तो डाइलेक्ट्रिक है ना, इस हिस्से का एयर के बराबर में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यूएशन कितने का होगा, √KT। अरे बोलो, तो ये हो गया √K गुना T। तो टोटल ये एयर ऑलरेडी है, फिर इस मीडियम का एयर वाला पार्ट इतना हो गया, तो टोटल मीडियम वाला हिस्सा इतना हो गया। अब क्या होता है, नीचे में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं चमका क्या हुआ, अरे बोलो बोलो बोलो, क्लियर। ये ऑलरेडी एयर है, इसमें कोई वैल्यूएशन, ये ऑलरेडी है जो चाहिए सो है, बट ये वाला का वैल्यूएशन निकाले तो इतना हुआ। टोटल मिला के इसका एयर के हिसाब से अगर दूरी कंपेयर किया जाएगा तो Q1 और Q2 के बीच में इतना एयर माना जाएगा का, फिर उसका स्क्वायर, बाकी टोटल वही। वो तो ये तो मतलब ये तो टफ है ना, वो तो और आसान है। देखो सुनो, एक प्रॉब्लम और हम बताते हैं, चार्ज मतलब इसका वैल्यू लेके। Q1 मान लो 10 माइक्रोकूलम, Q2 मान लो 100 माइक्रोकूलम। बोल क्लियर, दोनों के बीच का दूरी 10 मीटर, ठीक। अब इसके अंदर एक मीडियम, कहीं भी मीडियम ये दोनों के बीच में हो सकता है, जिसका थिकनेस है मान लो मात्र 4 मीटर। कितना है थिकनेस, कितना, 4 मीटर, और ये डाइलेक्ट्रिक है और इसका वैल्यू मान लो कुछ होगा, सपोज 36 ले लेते हैं, ठीक। बोल फोर्स Q1 या Q2 पे जो एग्जिस्ट करे वो कितना होगा। तो देखो यहां पर हम न 10 का स्क्वायर करेंगे डिस्टेंस में, न 4 का करेंगे, पूरा लेके चलना होगा। एयर वाला हिस्सा कितना, बाकी जो मीडियम है उस मीडियम का एयर के हिसाब से कितना, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल क्या लिखेगा, सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, क्या होगा, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 × 10⁹ कोई दिक्कत वाली बात। अब Q1 × Q2 करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट इज Q1, 10 माइक्रो, व्हाट इज Q2 × 10⁻⁻, माइक्रो माइक्रो, -12 कर दे क्या, कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। बोल 10 मीटर क्या लिखेगा, सब कोई बोलेगा, नीचे में क्या लिखेंगे, एयर वाला हिस्सा कितना,
10 माइनस 4 दैट इज 6 मीटर। क्या 6 का स्क्वायर करेंगे? नो। और उसका हम हाँ इसका भी बदले में निकालेंगे। तो बोलो इसका बदले में क्या होगा? तो रूट के टी, रूट के मतलब रूट के 36, 36 का रूट कितना? हाँ ये रूट के मतलब 36, 6 गुना 4 24, 6 गुना 4 मतलब ये 4 मीटर का जो वैल्यूएशन है 36 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, इसका वैल्यूएशन 4 बराबर 4 मीटर नहीं, कितना बोला? रूट के टी मतलब रूट 36 इंटू 4, तो 6 गुना 24 मीटर। अरे यार नहीं आया, ये 4 मीटर इज नॉट 4 मीटर, ये 4 मीटर बराबर एयर के हिसाब से सोचा जाए तो कितना? 24 मीटर। और एयर वाला ओरिजिनल कितना? 6 और 24 कितना? 30 का स्क्वायर। नहीं चमका? क्या हुआ? तो बोल क्या लिखेगा? तो हम लिखेंगे 10 माइनस 4 6 प्लस रूट के टी, रूट के मतलब 36 इंटू 6, तो 6 गुना 4 क्या हो गया? रूट के टी ना, तो 6 गुना 4 का होल स्क्वायर। तो 6 गुना 4 कितना होता है? 24 प्लस 6, तो बोल कितना आएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई, बोल क्या लिखेगा? हाँ 6 प्लस 24 ना, कहाँ गड़बड़ है क्या? 6 प्लस 4 24, 30 का स्क्वायर ना, तो बोल कितना आएगा? बोलो ये 90 कटेगा तो कितना है? बचा कितना? 10 टू द पावर, इसका मतलब 0.01 नहीं चमका, क्या हुआ? नाउ दिस इज द फाइनल फोर्स। क्या इस टाइप का बहुत सारा मीडियम रहेगा तो बन जाएगा? सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात? देख, अगर मान लो कि Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 100 माइक्रोकूलम, इसके अंदर 2 पार्टिकल रखा हो। पहले इतना उतारो तो एक देंगे बनाने के लिए। हाँ लीजिए, ठीक है। देखो Q1 कितना है, वो इसी तरह का प्रॉब्लम रहते हैं, 10 माइक्रोकूलम, Q2 कितना? 100 माइक्रोकूलम। मान लो कि दोनों के बीच में देखो 6 मीटर का गैप है। ए रहता तो तुरंत बन जाता, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें मान लो 2 मीडियम डाल दिए। मान लो 6 मीटर को सपोज हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा 4 मीटर का और ये वाला हिस्सा 2 मीटर का, 4 मीटर और ये कितना? 2 मीटर। कोई दिक्कत? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 36 मीटर ले लेते हैं और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 ले ले। अच्छा, के का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ये ले रहे, क्यों? हाँ, सॉल्व करने में तुम्ही को आसानी होगा। क्या ये दोनों में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमको 10 माइक्रोकूलम के ऊपर जितना फोर्स 10 के ऊपर लगे उतना ही 100 के ऊपर लगेगा। फोर्स बताना है Q1 के ऊपर या Q2 के ऊपर, बराबर होगा। जल्दी बना दो फटाक से बताओ। सेम क्वेश्चन है, इतना ही आ रहा है, इतना ही। अच्छा देखो, पहले क्या लिखा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर क्या लिखा? 10 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर। अब क्या करें? अरे बोलो, अब क्या करें? पहले इसको एयर में बदलेंगे, तो 4 मीटर का थिकनेस का एयर का वैल्यूएशन पे कितना होगा? रूट के टी, तो रूट के टी मतलब 36 का स्क्वायर रूट 6 गुना 4, 6 गुना 4 24, तो इसका वैल्यूएशन 24 मीटर जो हम वहां, क्लियर? अब ये कितने मीटर का है? तो 2 का है, तो ये इसका 12 कर दे, क्या होगा? है इसका क्या? इसका कैसे है? रूट के टी इसका भी करेगा,
तो √9 मतलब 3 गुना 2, इसका वैल्यूएशन 6 मीटर का और इसका वैल्यूएशन, अरे साला क्या आया, तो यहाँ भी 30 का स्क्वायर नहीं चमका, तो बोल कितना आएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, कितना कितना 10 टू द पावर, इसका मतलब 0.01 न्यूटन। अब इस टाइप का सवाल बहुत सारा बन जाएगा। अब मान लो √K1 K2 K3 K4 बहुत सारा है, दोनों पार्टिकल्स पे 4 निकालना है, तो एयर करके बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है।